यूपी में होने वाले एमएलसी चुनाव की। विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें एमएलसी चुनाव पर ही टिकी हैं। चाहे भाजपा हो या समाजवादी पार्टी, सभी ने एमएलसी चुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया। बिल्कुल, और आज शाम ठीक 4 बजे एमएलसी चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। 9 अप्रैल को 36 सीटों में से बचे हुए 27 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं 12 अप्रैल को चुनाव के नतीजे भी सबके सामने होंगे। और आपको बता दें कि 36 में से 9 सीटों पर पहले ही भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। जो बची हुई 27 सीटें हैं उन पर 9 अप्रैल को होनी है वोटिंग। 36 में से 27 सीटें और 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। और देखिए, ये चुनाव दोनों ही दलों के लिए, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, दोनों के लिए बहुत अहम ये एमएलसी के चुनाव हैं। और तैयारियां भी इसी लिहाज से दोनों ही दल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र, बिल्कुल, 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। कुल 36 सीटें हैं एमएलसी की जिन पर चुनाव होना है, यानी 27 पर वोटिंग होगी। 27 के लिए वोटिंग होगी 9 अप्रैल को और 12 अप्रैल को इसके नतीजे आ जाएंगे। और देखिए, वहीं इस चुनाव से पहले अखिलेश यादव भाजपा पर हमलावर हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने विधान परिषद चुनाव की निष्पक्षता पर शक जाहिर करते हुए यूपी सरकार के खिलाफ बड़ा आरोप लगा दिया। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। सभी कार्यकर्ता, सभी नेता इस बात के लिए कह रहे थे कि चुनाव बिल्कुल फेयर हो, और मैं अपील करता हूं, मुझे उम्मीद है कि न केवल कन्नौज बल्कि पूरे प्रदेश का जहां जहां चुनाव होगा बिल्कुल फेयर चुनाव होगा। लेकिन बीजेपी से फेयर चुनाव की उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि यहां के अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। चलिए, इन चुनाव की तैयारी पर और कैसे चुनाव होंगे इन सब पर अपडेट लेते हैं। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से कनेक्ट है। शैलेश, विधानसभा चुनाव के बाद ये एक बड़ा चुनाव है, एमएलसी का चुनाव, जिसमें 27 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके बारे में बताएं, क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए आज शाम को 4 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। यानी जो वोट पोलिंग जिस दिन होनी है, पोलिंग का जो अंतिम समय होता है उसके ठीक 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थमता है। तो उस हिसाब से आज शाम 4 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके साथ में ही जो लिकर शॉप्स हैं वो बंद हो जाएंगी 48 घंटों के लिए। और दूसरी तरफ जहां तक बात करें तैयारी की, तो देखिए 36 में 9 सीटों पर तो पहले ही भाजपा आ चुकी, निर्विरोध निर्वाचन हो चुका उसका। बची हुई जो 27 सीटें उसके लिए जंग है। और भाजपा एक वाराणसी की सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो बची हुई 26 सीटों पर लगभग आश्वस्त है कि वो उसके पाले में आएंगी। और ये जो 27वीं सीट है वाराणसी की, जब हम बात करते हैं तो उसी सीट को लेकर एक तरफ जो कह सकते हैं पूरी तरह आश्वस्त ना होना, दूसरी तरफ यही एक वो सीट भी है जहां जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका भी मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधने का। तो ये जो समीकरण है, आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव जो है उन्होंने चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं कि फेयर चुनाव की उम्मीद करना खुद को धोखा देने जैसा है। इससे पहले चाहे पंचायत के चुनाव रहे हो या फिर अभी हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव, हर एक में उन्होंने जो अधिकारी है उनकी भूमिका पर सवाल उठाया, सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया है। और लगातार ये कहा है कि सरकार का हस्तक्षेप रहा है चुनाव के दौरान, अधिकारी जो है वो सरकार के लिए काम करते हुए नजर आए हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो देखिए, जो ये सीटों का चुनाव है इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में भी बहुमत के साथ में आ जाएगी। इससे पहले विधानसभा में बहुमत पहले से है। तो एक दूसरी बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा जो परिणाम है वो किस तरफ जाते हैं। क्या सबसे बड़ी जो चुनौती है समाजवादी पार्टी के सामने, इसलिए क्योंकि पूरी फाइट में सपा और भाजपा ही है, तो समाजवादी पार्टी के सामने ही एक बड़ी चुनौती है कि जो 27 सीटें हैं इनमें से आखिर कितनी सीटों पर वो अपने प्रत्याशियों को जिता पाती है। क्योंकि जब 9 सीटें जिनका आप निर्विरोध निर्वाचन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम देखा कि सपा के कई प्रत्याशी ऐसे थे जो पर्चा ही दाखिल नहीं कर पाए, कई प्रत्याशी थे इनका पर्चा खारिज हो गया। तो इन हालात के बाद में कहीं ना कहीं, और ये जो चुनाव होता है विधान परिषद का, अगर आप पुरानी हिस्ट्री उठाकर देखें तो ये कहीं ना कहीं माना जाता है सत्ता पक्ष का चुनाव। उसके पीछे एक वजह है, आप 2007 से लेकर 2012, 2017 या मतलब कि जो सरकारें नहीं है, आप हर सरकार में अगर देखेंगे
तो उसमें ये पाएंगे कि अगर सपा के शासनकाल में चुनाव हुए तो अधिकतर सीटें सपा के पास चली जाती है, भाजपा के शैलेश, शासनकाल और में होते हैं तो भाजपा के पास इसीलिए चली ही जाती ये है। दोनों के तो लिए ये बहुत एक अहम है। ट्रेंड। और विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव जो हो रहे हैं वो बीजेपी भी पूरी कोशिश ये कर रही है कि इसमें दबदबा कायम किया जा सके, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर है। और अखिलेश यादव किस तरीके से इसमें जीत दर्ज कर पाते हैं, इसी पर लगातार नजर है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए। तो जितना दिलचस्प विधानसभा का मुकाबला रहा है उतना ही रोचक विधान परिषद का मुकाबला होता दिख रहा है। दरअसल भाजपा का आत्मविश्वास इस वक्त 7वें आसमान पर है। बिल्कुल, लेकिन बस्ती से पार्टी को सपा की तरफ से कड़ी चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से बस्ती से पार्टी सांसद हरीश द्विवेदी ने मोर्चा संभाल लिया है। विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद अब भाजपा विधान परिषद चुनाव में भी विजयी परचम लहराना चाहती है। इस संकल्प की झलक 9 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले दिख भी गई है, क्योंकि 9 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत तय है। लेकिन इस बार पार्टी को पूर्वांचल में जबरदस्त चुनौती बस्ती से मिल सकती है। ऐसा इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि बस्ती जनपद की 5 सीट में से 4 पर सपा के विधायक चुने गए हैं। महज हरैया से भारतीय जनता पार्टी के अजय सिंह विधायक बने। कहीं यही 4 विधायक जीत के स्वाद को कम ना कर दे, इसलिए वोटरों को लुभाने में भगवा ब्रिगेड भी पीछे नहीं रहना चाहती। खुद सांसद हरीश द्विवेदी और राष्ट्रीय मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया और योगी सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया जा रहा है। हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों को भी अधिकार दिया है, क्षेत्र पंचायतों को भी अधिकार दिया है, जिला पंचायतों को भी अधिकार दिया है। उसको और मजबूत करना, और तमाम ऐसे कानून होते हैं जो विधान परिषद से पास होते हैं। विधान परिषद में हमारा आज की तारीख में भी बहुमत ना होने के कारण कभी कभी अड़चने आती हैं। तो आने वाले समय में हमको बहुमत मिलेगा तो अड़चने भी दूर होंगी। हम कभी भी क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के बारे में कोई कानून बनाना चाहेंगे, उनको और अधिकार देना चाहेंगे तो उसको आसानी से पास किया जा सकता है। वैसे आपको बता दें, बस्ती में भाजपा ने सुभाष यदुवंश को उतारा है, जबकि उनका मुकाबला अखिलेश के करीबी और सपा से मौजूदा एमएलसी संतोष यादव के साथ है। 2014 में हम सत्ता में नहीं थे, उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बनी। 17 में हम सत्ता नहीं थे, उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बनी। तो सत्ता का विषय, सत्ता के माध्यम से जन कल्याणकारी काम हम करते हैं, लोगों के विकास के लिए काम करते हैं। सत्ता के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ते हैं। चुनाव तो जनता लड़ाती है, जनता स्वेच्छा आशीर्वाद देती है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियां, योगी सरकार की उपलब्धियां। दिलचस्प है, सत्ता में ना होने के बावजूद समाजवादी पार्टी विधायकों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी के तिलिस्म के आगे कहीं भाजपा के नेता मात ना खा जाएं और पिछले विधानसभा चुनाव की तरह बस्ती विधान परिषद का चुनाव भी ना हार जाएं। इसलिए भाजपा सांसद ने एमएलसी की सीट अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और बात अखिलेश यादव के उस बयान की जिसने सूबे की सियासत में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि चाचा भतीजे में छिड़ी जंग अब किसी से छुपी नहीं है। और शिवपाल यादव की तरफ से काफी बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन अब अखिलेश ने भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और चाचा पर चर्चा को व्यर्थ बताकर साफ कर दिया है कि शिवपाल के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी कुंबे में दरार, चाचा भतीजे में खुली तकरार। अखिलेश के बयान का क्या अर्थ? चाचा पर चर्चा व्यर्थ। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद योगी 2.0 की शपथ के बाद
मंत्रिमंडल के विभागों के बाद अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी की है तो वो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की है, क्योंकि दोनों के बीच तकरार खुलकर सामने आ रही है। क्योंकि अब तक सिर्फ शिवपाल यादव बोल रहे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी चुप्पी तोड़ दी है। क्योंकि बुधवार को जब अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे तो उनसे एक सवाल उनके चाचा शिवपाल यादव को लेकर भी पूछा, तो अखिलेश ने चाचा पर चर्चा को ही व्यर्थ बता दिया और इशारों इशारों में कह दिया कि चाचा के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। गौरतलब है चाचा भतीजे के बीच कहानी लौटकर वहीं आ गई जहां से 5 साल पहले शुरू हुई थी, क्योंकि जो चाचा चुनाव के वक्त भतीजे को अपना नेता बता रहे थे वो भाजपा के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है भाजपा कभी भी शुभ मुहूर्त देख उन्हें डिप्टी स्पीकर या राज्यसभा से नवाज सकती है, लेकिन अखिलेश यादव के तेवर बता रहे हैं उन्हें शिवपाल के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल इसके पीछे जानकारों का तर्क है चुनाव के वक्त अखिलेश यादव वोट में बिखराव का डर था, लेकिन चुनाव के दौरान पूरा यादव वोट एकजुट रहा और अब अखिलेश को लगता है जो कोशिश वो करना चाहते थे वो उसमें सफल हो गए। उन्हें जीत भले ही ना मिली हो, लेकिन यादव ने उन्हें अपना नेता मान लिया है। यही वजह है अखिलेश चाचा पर चर्चा को व्यर्थ बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं अखिलेश यादव के बयान पर शिवपाल यादव ने चुप्पी साध ली है। शिवपाल यादव के सवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि इस पर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और अब इसी को लेकर शिवपाल चुपचाप हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आज शिवपाल यादव इटावा से लखनऊ आ सकते हैं और फिर अखिलेश के बयान पर उनसे प्रतिक्रिया लेने की पूरी कोशिश होगी, लेकिन वो कुछ बोलते हैं या फिर नहीं बोलते हैं इस पर भी लगातार नजर होगी। हालांकि इससे पहले भी वो ट्वीट के माध्यम से अपने दिल की भड़ास को निकाल चुके हैं, कई तरह की बातें कर चुके हैं और जो उनकी तमाम एक्टिविटीज रही हैं हाल फिलहाल में उससे भी ये जाहिर हुआ है कि वो नाराज हैं अखिलेश यादव से। अब क्या वो प्रतिक्रिया देंगे? जो व्यर्थ वाला बयान दिया अखिलेश यादव ने इस पर लगातार नजर रहेगी। और अब बात गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा की। मुर्तजा से जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं और इस पूछताछ में रोज चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। और अब एक और खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि मुर्तजा ने नेपाल बॉर्डर से 2 बांका और एक चाकू खरीदा था और वही मुर्तजा एटीएस के लोगों के डर से घर से भागकर सिद्धार्थनगर की रोडवेज बस में बैठ गया था और इसके बाद उसने वो रात ट्रेन की पटरियों पर टहलते हुए गुजारी। सुबह होते ही वो नेपाल चला गया और इसके कुछ देर बाद नेपाल से वो गोरखपुर आया और उसने मंदिर पहुंचकर हमला कर दिया। और साथ ही साथ हर एक क्षण आपका ये हर एक घंटे नए नए खुलासे हो रहे हैं। लखनऊ में मुर्तजा से एटीएस की पूछताछ आज भी जारी रहेगी। कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि अभी मुर्तजा पुलिस कस्टडी रिमांड में है, वहीं पर पूछताछ उससे हो रही है। आज तीसरा दिन है और जो खुलासे वो कर रहा है उसकी बड़ी जानकारियां भी आपके सामने हम रख रहे हैं। कहां से उसका कनेक्शन है, क्या कुछ वो बड़ी बातें रही हैं जिसके आधार पर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, उसकी भी पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और वहीं मुर्तजा को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत भी खूब हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार हर पहलू पर इस मामले की जांच करे और उनका यह भी कहना था कि उसके पिता के बयान के एंगल से भी इस मामले की जांच होनी चाहिए। अभी जो जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। तो अखिलेश का बयान आपने सुना। वहीं अखिलेश यादव के मुर्तजा पर दिए गए बयान को लेकर अब भाजपा अटैकिंग मूड में दिखाई दे रही है। भाजपा की तरफ से अखिलेश पर करारा जुबानी प्रहार किया गया है। क्या कुछ कहा गया है भाजपा की तरफ से, वो भी आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव जी का आतंकवादियों से सीधा कनेक्शन है
अगर आपको ध्यान में होगा तो जिस प्रकार से इन्हें मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला काम यदि इनकी सरकार ने किया था तो आतंकवादियों को छोड़ने का ही फैसला लिया था, जो तो हाईकोर्ट के कारण से वो मामला रद्द हो गया था। और उसके बाद में अभी जिस प्रकार से आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो अहमदाबाद में जो फांसी हुई है, तो उसमें जो आतंकवादी जो यहाँ के इनके स्वयं इनके संसदीय क्षेत्र के जो आजमगढ़ के निकले, वो उसका कनेक्शन भी इनके कार्यकर्ता परिवार से है। और निश्चित रूप से इसका भी कनेक्शन अगर धीरे धीरे निकलेगा तो जरूर इनकी पार्टी से कोई ना कोई कनेक्शन निकलेगा। आप देख लीजिएगा, शायद यही कारण है कि आतंकवादियों से इनकी हमदर्दी है। इसी वजह से वो उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सत्ता से बाहर किया है। अपराधी कोई हो, किसी भी तरह का हो, किसी भी स्तर का हो, पिछले 5 साल में माननीय योगी जी का नेतृत्व में जो सरकार चली है, एहसास कराया है जनता को कि योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी अपराधी अपराध करके छुप नहीं सकता। हमारी सरकार अपराधियों के प्रति, आप सबने देखा होगा कि कोई सहानुभूति उनके साथ नहीं रहेगी। अपराधी अपराधी है, उसे उन्हें करने की दंड मिलेगा ही। अब यूपी में कांग्रेस भी जमीन पर उतरने की कोशिश कर रही है और आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन प्रदेश भर में होगा। लखनऊ में 12 बजे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय बुला लिया गया है और यहां से राजभवन तक मार्च निकालने की तैयारी है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, मोना समेत कई नेता प्रदर्शन में शरीक होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। तो कांग्रेस का हल्ला बोल किस तरीके से आज होने वाला है, उसकी पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। देखिए, पार्टी कार्यालय से राजभवन तक मार्च किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस मार्च में शामिल होंगे। और यूपी टीटी एग्जाम 2021 को लेकर एक जरूरी खबर। जी हां, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के परिणाम का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। देखिए, कल इसका रिजल्ट आने वाला है। आज संशोधित आंसर शीट जारी कर दी जाएगी और कल यानी कि शुक्रवार को रिजल्ट आपके सामने होगा। टीटी 2021 की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी और विधानसभा चुनाव की वजह से टीटी का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया था। इस परीक्षा के लिए करीब 21.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 19,30,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। तो आज संशोधित आंसर शीट जारी हो जाएगी और कल इसके परिणाम जारी हो जाएंगे। लाखों अभ्यर्थियों को और उनसे जुड़े लोगों को इस परिणाम का इंतजार है। इधर आगरा जेल में बंद भदोही जिले के पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर पुलिस का शिकंजा कसता ही जा रहा है। पुलिस ने विजय मिश्रा समेत 8 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। विजय मिश्र, उसके बेटे, भतीजे समेत कुल 8 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। दरअसल शातिर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देश पर अपराधों की रोकथाम और संगठित अपराधियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जिला पुलिस की ओर से विजय मिश्रा सहित उनके करीबियों और अन्य पर संगठित अपराध अधिनियम के तहत गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। तो बाहुबली विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इन चीजों के सामने आने के बाद बिल्कुल साफ जाहिर है, अभी फिलहाल आगरा जेल में बंद है बाहुबली विजय मिश्रा। 8 पर, उनके साथ साथ 8 पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है। उनके बेटे और भतीजे पर भी ये कार्रवाई है। तो विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। मेरठ में गौ सेवक की हत्या से सनसनी मच गई है। एक गौ सेवक हमले में घायल हुआ और गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया। वारदात के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। देखिए, मेरठ में गौ सेवक की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी है। एक गौ सेवक हमले में घायल भी हुआ है, जानकारी ये है। इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं, सनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, क्या जानकारी है पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाकई इस घटना से पूरा मेरठ दहल गया है। का पड़ता है सरूपुर इलाके का पांचली खुर्द गांव पड़ता है, पांचली बुजुर्ग गांव। और इस पांचली बुजुर्ग गांव में गौशाला है। देर रात के वक्त यहाँ बदमाशों ने धावा बोल दिया था। करीब आधा दर्जन बदमाशों की संख्या बताई जा रही है और बदमाश गौशाला में दाखिल होते हैं। नेत्रपाल और हारून है, वो सो रहे थे। उन दोनों को उठाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है और उसके बाद तड़ातड़ गोलियों की आवाज आती है। तो पता चलता है कि जो नेत्रपाल है उनकी हत्या कर दी गई है और हारून को मरा समझकर जो बदमाश है
वो भाग निकले हैं और जो नेत्रपाल के भाई हैं उनको भी बदमाशों ने बंधक बना लिया था, मोबाइल लूट लिया था, पैसे लूट लिए थे और जैसे तैसे वो जान बचाकर गांव की तरफ भागे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जो एसएसपी हैं प्रभाकर चौधरी, एसपी देहात कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। गांव में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये बदमाश कौन थे जिन्होंने गौशाला पर हमला बोला, गौ सेवक की हत्या की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गौशाला को लेकर कोई विवाद चला रहा हो, गांव के लोग शामिल हो या किसी पास के गांव के लोग शामिल हो। इस मामले की गहनता से पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि यदि योगी राज में भी बदमाश इस तरीके से वारदातों को अंजाम देंगे तो फिर होगा। ये पहली घटना देखने को मिल रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब किसी इस तरीके से गौशाला को निशाना बनाया गया हो, रात के वक्त बदमाश उस गौशाला में दाखिल हुए हो और गौ सेवकों की हत्या कर दी हो। और जो दूसरा है हारून, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उनको पहले मेडिकल रेफर किया गया था और उसके बाद उनको अब जो है दिल्ली इलाज के लिए भेज दिया गया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। गांव के लोगों में काफी गुस्सा है और चूंकि सबसे बड़ी बात निकलकर इसमें ये आ रही है कि जब नेत्रपाल के जो भाई हैं वो जान बचाकर शोर मचाते हुए गांव की तरफ भागे तो ग्रामीण इकट्ठा जरूर हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से गोलियों की आवाज आ रही थी तो ग्रामीण मौके पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी, एसएसपी और एसपी देहात पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उसके बाद जो ग्रामीण है वो गए तो जाकर देखा जो नेत्रपाल है उनका शव पड़ा हुआ था और जबकि हारून को मरा समझकर जो बदमाश है वो वहां से भाग निकले थे। कई ऐसे बिंदु हैं जिनकी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन आसपास के थानों की फोर्स को मौके पर बुला लिया गया है और खेतों में पुलिस काम्बिंग भी कर रही है और एसएसपी का साफ कहना है कि इस मामले में जल्द खुलासा कर दिया जाएगा और कई एंगल पर पुलिस जांच भी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जी ये जो गौ सेवा हो रही थी वहां पर, ये किस प्रकार से हो रही थी, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ देखिए, ये गौशाला है और इसको लेकर थोड़ा सा एक विवाद भी बताया जा रहा है। ये जो नेत्रपाल हैं और हारून है वो यहाँ पर इनकी गायों की सेवा करते थे और जो नेत्रपाल का भाई है चरण सिंह वो भी वहाँ पर मौजूद था। ये दोनों लोग सो रहे थे जबकि चरण सिंह मोबाइल पर कुछ काम कर रहे थे, तभी आधा दर्जन बदमाश वहाँ पर धावा बोल देते हैं और यहाँ पर उनकी पिटाई करने के बाद और उसके बाद उनको जिस खाट पर वो सो रहे थे वहां से कुछ दूरी पर ले जाते हैं और उसके बाद वहाँ गोलियों की आवाज सुनाई देती है। नेत्रपाल हत्या करके बदमाश चले जाते हैं और हारून को मरा समझकर बदमाश यहाँ से चले जाते हैं। एक बात निकलकर ये भी सामने आ रही है कि जब से गौशाला खुली है इसको लेकर भी कोई विवाद सामने आ रहा था कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि गौशाला यहाँ पर खुली जाए, यहाँ पर गायों का एक तरीके से लालन पालन हो। तो इस मामले में भी पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। चूंकि चरण सिंह इस मामले के पूरे चश्मदीद हैं, 5 या 6 लोगों की वो बात बता रहे हैं। हो सकता है किसी शख्स को चरण सिंह ने पहचान लिया हो और वो पुलिस को उन लोगों के बारे में बता दे। फिलहाल पुलिस ने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है और इस मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई है। चूंकि एक गौ सेवक की हत्या का मामला वाकई कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। बिल्कुल सनोज, और इन बदमाशों के बारे में क्या इनकी तरफ से पहले कोई पुलिस में शिकायत की गई थी इनकी तरफ से, या फिर कोई जानकारी अभी तक इनको मिल पाई हो पुलिस को? देखिए, फिलहाल एक बात तो निकलकर सामने आ रही है कि इस गौशाला को लेकर विवाद था। कहीं ऐसा तो नहीं गौशाला के बीच जिन लोगों का विवाद चल रहा हो किसी दूसरे लोगों ने इसका फायदा उठा लिया हो, या जिन लोगों से विवाद चल रहा हो उनमें से ही कोई शामिल हो सकते हैं। ये कई ऐसे पहलू हैं जिन पर पुलिस गंभीरता से और गहनता से जांच कर रही है। सरूरपुर थाना पुलिस नहीं बल्कि आसपास के थानों की पुलिस को भी मौके पर बुला लिया है और गाँव में एहतियात के तौर पर पुलिस बल आप नजर बना के